नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 13th डे है, 13वां दिन है। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्योंकि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 में, तो देश का तो विभाजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये पावर दिया गया था इस एक्ट के तहत, इधर टू ज्वाइन इंडिया और टू पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो इस एक्ट के बाद क्या होता है कि एज मेनी एज कहा जाता है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसे अगर मैं बताऊं कि जो अभी करेंटली उड़ीसा है उसमें कितने 26 स्मॉल स्टेट्स थे। जो सौराष्ट्र रीजन है जिसको गुजरात कहते हैं अभी, तो उसमें 14 तो बड़े स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थे। तो आप सोच सकते हो इनका इंटीग्रेशन कितना मुश्किल था। बट उस टाइम पे हमारे पास कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने जो भी रास्ते, जो भी नीतियां लगी इनको अपनाने में, वो सारी चीजें, तो नेगोशिएशन में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। और जिस भी प्रिंसली स्टेट को जो भी चाहिए था फॉर द टाइमिंग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैन ऑफ यूनिटी, इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका निर्माण किया गया था, जो कि गुजरात में है, नर्मदा तट के नदी पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिमाग में कंप्लीटली ये था, और गवर्नमेंट के भी दिमाग में था, हम जो है कंप्लीट फ्लेक्सिबल होंगे इसमें, अपने अप्रोच में, कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स यानी 565 प्रिंसली स्टेट्स जो भी डिमांड करेंगे फॉर द टाइम बिंग हम मान लेंगे। बाद में देखेंगे जो प्रक्रिया हमें अपनाना है, सारी चीजें। तो एक पीसफुल नेगोशिएशन के तहत ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, उनको भारत का अंग बना दिया गया, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर दिया गया। और जितने भी रूलर्स थे, कौन से प्रिंसली स्टेट्स के रूलर जो थे, उन्होंने क्या साइन किया हमारे साथ? उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और इसी के तहत जो है इन प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में एडमिशन हो जाता है, यानी कि एडमिट हो जाते हैं, एंड दे आर बिकमिंग नाउ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे दो बाद में उनको इंडिया में असेस किया गया, मतलब इंडिया में एडमिट किया गया, बट शुरुआत में बहुत मुश्किल था। जिसमें सबसे पहला नाम आपको जम्मू कश्मीर का, दूसरा नाम आपको जूनागढ़ जो कि गुजरात रीजन, और उसके बाद हैदराबाद। सबके लिए एक डिफरेंट अप्रोच अपना है। जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, और उसके बाद हैदराबाद हो गया। जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें, तो बस बने रहिए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में राजा थे कौन से? हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। और जम्मू एंड कश्मीर में राजा हिंदू थे, बट पॉपुलेशन जो वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा थी। राजा हरि सिंह, इनके अंदर थोड़ी असहमति थी, ये इंडिया को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे फॉर द टाइम बिंग। और इन्होंने एक एग्रीमेंट उस टाइम पे बोला था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। किसने? राजा हरि सिंह ने। कि वेट एंड वॉच वाला सीन था। और बाद में हम देखेंगे कि अभी हमको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, हम देखेंगे बाद में कि हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या फिर हमें इंडिया को ज्वाइन करना है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं अभी। पाकिस्तान भी इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर देता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, जो नॉर्दर्न रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाले रीजन में तारीख है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, सुबह सुबह एकदम भोर में थाउजेंड्स ऑफ जो ट्राइबल पठान्स है ना, वो कश्मीर में अटैक करते हैं। 24 अक्टूबर की बात है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो है कश्मीर के जो राजा है महाराजा हरि सिंह, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिनका नाम होता है शेख अब्दुल्ला, जिनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, अब ये शेख अब्दुल्ला को कहाँ भेजते हैं? दिल्ली भेजते हैं, इंडिया, कि भाई हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हम पे कोई अटैक कर दिया, यानी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। बट कुछ ही घंटों में ही नॉर्दर्न कश्मीर का जो पार्ट है उसको पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। अब तारीख है 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। इसमें क्या होता है कि तकरीबन 11,000 लोग जो हैं, 11,000 लोग जो हैं, कौन से रीजन में? बारामूला रीजन में, उनको मार दिया जाता है। देवर किल्ड बाय इन्वेडर्स, जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स थे उनके द्वारा मार दिया जाता है इनको। हरि सिंह जो है कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको? कि इंडियन आर्मी जो है इंटरवीन करे। और उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो तो चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें वो छल में डिसीजन ले लेते थे, बट इनके पास जो उस टाइम पे सिविल सर्वेंट थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनका नाम था वीपी मेनन साहब। तो वीपी मेनन साहब की डिप्लोमेसी, और इनके साथ सैम बहादुर, पिक्चर अगर आपने देखा तो सैम मानिक साहब जो है ये भी रहते हैं नेगोशिएशन में। तो ये दोनों बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं। इन्होंने बोला ठीक है हम अपना ट्रूप्स भेजेंगे, बट क्यों भेजे? इंडिया का टेरिटरी तो जम्मू एंड कश्मीर है नहीं। तो ये फोर्स करते हैं किसको? हरि सिंह को साइन करने के लिए क्या?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इनकी मुलाकात किसकी, हरि सिंह की मुलाकात जो है यहाँ पे जम्मू में होती है। किससे, वीपी मेनन और सैम बहादुर से, सैम मानिकशॉ से, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन होता है। और ठीक अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी जो है वहाँ पहुँचती है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, और इंडियन आर्मी विद इन 2 वीक्स जो है पूरे इन्वर्टर्स को हटा देती है, वहाँ से सफाया कर देती है। जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया जम्मू कश्मीर ने, इन्होंने 3 जुरिस्डिक्शन जो है भारत को दिया। क्या क्या, एक तो कम्युनिकेशन, यानी कि बाहर से कोई कम्युनिकेशन आप नहीं रखोगे। डिफेंस, यानी कि अगर आपका सुरक्षा करना है, आपको आपकी रक्षा भी करनी है, या आप पे कोई अटैक करता है तो वो हमारा काम होगा, हम आपको डिफेंस करेंगे। और तीसरा मैटर हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल अफेयर। तो CDE जो है भारत अपने पास रख लेता है, और बाकी बोलता है जो भी इंटरनल मैटर्स है आप अपने तरफ से अपने तरीके से देखते रहो। इसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर का भारत में सम्मिलित होने के बाद, 1951, डेट याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है डेट। 1951 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करता है, और 31 अक्टूबर को श्रीनगर में ये लोग पहली बार मिलते हैं। इनकी संविधान सभा जो है पहली बार मिलती है। 1952 में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम होता है दिल्ली एग्रीमेंट। और दिल्ली एग्रीमेंट किसके किसके बीच में, तो एक तरफ होते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री JLN साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब, और दूसरी तरफ होते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, शेख अब्दुल्ला। अब इस एग्रीमेंट के तहत जो है जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। फाइनली जो है 1954 में, 6 फरवरी को 1954 में प्रिसाइजली जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रेटिफाई कर देती है कि हम इंडिया के पार्ट हैं। बट उनका अपना कानून चलता था, उनके अपने फ्लैग्स थे, उनके अपने प्राइम मिनिस्टर थे, जिसको वो लोग चीफ मिनिस्टर अभी कहते हैं, बट बाद उस टाइम सारी चीजें। लेकिन अगर बात करें अभी, तो प्रेजेंट सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, यानी अमित शाह द्वारा। अब इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर जो कि स्टेट होता है 2019 में, उसको बाइफरकेट करके क्या बना दिया जाता है, यूटीज बना दिया जाता है। और यूटीज कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा लद्दाख, जो कि न्यूज में है। और ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कब से इफेक्टिव हुआ, 31 अक्टूबर। मैंने बताया था 31 अक्टूबर को 1951 में ये लोग संविधान सभा जो है इनकी पहली बार बैठक करती है। तो ये ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर को जो है 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद केस आता है जूनागढ़। जूनागढ़ जो कि प्रेजेंटली आपको गुजरात रीजन में है। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन या फिर गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन का संबंध जो है रुद्र दमन से है। ये एंसेंट हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। जूनागढ़ का इंटीग्रेशन जो है भारत में कैसे हुआ, बाय प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है कि हम पॉपुलेशन जो है वहां पे जितने लोग रह रहे हैं भाई उनसे सहमति ले लो, उनसे वोटिंग करा लिया जाए। वो कहानी अलग है कि राजा जो है अपना राज्य छोड़ के भाग जाता है, पाकिस्तान चला जाता है, सारी चीजें। राजा यहाँ पे मुस्लिम रूलर है और हिंदू पॉपुलेशन को रूल कर रहा है। तो जब प्लेबिसाइट कराया गया, वोटिंग कराया गया, मेजरली कब कराया गया, 20 फरवरी को 1948 में, उसमें 99.95% सोचो द पॉपुलेशन वोटेड टू ज्वाइन इंडिया। तो जाहिर सी बात है अब इंडिया का पार्ट तो बनना ही था। ये हुआ था 1948 में। तो जूनागढ़ को प्लेबिसाइट से, कश्मीर का देखा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन हुआ, 26 अक्टूबर को 1947 में ही, जब हमारा देश आजाद हुआ था उसी साल। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो रूलर होते हैं उनका नाम होता है निजाम मीर उस्मान अली। निजाम जो है कहा जाता है कि उस वक्त वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में काउंट होते थे। और यहां भी कहानी वही थी, निजाम मुस्लिम, और पॉपुलेशन जो वहां पे रूल कर रहे थे वहां पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है हिंदू की थी। निजाम भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है भारत के साथ, क्योंकि देखा ये कि कश्मीर का इंटीग्रेशन हो चुका है। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था नवंबर 1947 में। लेकिन जो निज़ाम है और उसके जो फोर्सेस होते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते थे, जिनको राजाकर्स कहा जाता था, ये नाम याद रखिएगा, राजाकर्स, वो जो है बहुत टॉर्चर करते थे वहाँ पे लोकल जो पेजेंट्स होते थे या फिर जो लोकल लोग होते थे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक रूल था, और सरकार जो वहाँ पे राजा है वो कभी नहीं चाहेगी अपना जो है ऐसे रूल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दे दे। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है क्या करती है, जून में, प्रिसाइजली 1948 में, 1948 में
लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो रिजाइन करके भारत से चला जाता है और हमारे पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? सी राजागोपालाचारी। तो उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि थोड़ा सही डिसीजन लेना पड़ेगा, इनको अपना पार्ट बनाना पड़ेगा। अब क्या होता है? सितंबर 13 का तारीख है, 13 सितंबर 1948। इससे पहले क्या होता है? 11 सितंबर को 1948 में ही किसका निधन हो जाता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। और ये थोड़ा रिलेक्टेंट थे निज़ाम पाकिस्तान की तरफ। तो 11 सितंबर को 1948 में निधन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे केओस क्रिएट हुआ रहता है। सितंबर 13 1948 में एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के तहत ही इंडियन ट्रूप्स को कहाँ भेजा जाता है? हैदराबाद। और मात्र 4 दिन में, विद इन 4 डेज, इंडियन ट्रूप्स जो है कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है किसको? हैदराबाद को। तो ये बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन जो है हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का अंग बनाया गया। अब निजाम जो है बाद में सरेंडर कर देता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता है, तो फॉर द टाइम बिंग निजाम को जो है हैदराबाद का गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ये कहानी थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की, कैसे कैसे इंटीग्रेट किया गया। अब कहानी क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है स्टेट्स का। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जो स्टेट्स की क्लासिफिकेशन थी वो पार्ट्स में थी। कौन कौन से पार्ट? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टेरिटरीज। पार्ट ए में 9 स्टेट्स थे, पार्ट बी में भी 9 स्टेट, पार्ट सी में 10, पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो इन टोटल जो है 29 स्टेट्स थे बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आप देख सकते हो ये सारी चीजें कि कैसे कैटेगराइज था। पार्ट ए स्टेट्स ये रेड कलर वाले हो गए, पार्ट बी स्टेट्स ये आपको हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, पार्ट सी स्टेट्स ये कच्छ रीजन, विंध्य प्रदेश, भोपाल, मणिपुर, त्रिपुरा ये, और पार्ट डी जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ अंडमान था इसका पार्ट। अभी देखा था हमने जून में 1948 में जो माउंट बैटन है वो रिजाइन करके भारत से चला जाता है। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जिनको माउंट बैटन ने भी वादा किया था कि हम आपका सही से अच्छे से रिऑर्गेनाइजेशन करवाएंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स जितने भी थे 560 के आसपास, 560-61 के आसपास, 3-4 तो बहुत परेशानियों से उसको इंटीग्रेट किया गया था भारत में, लेकिन बहुत सारे उनको बोला गया था कि ठीक है आपके जो भी डिमांड्स हैं हम पूरा करेंगे। उस वक्त पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स मेनली जो साउथ इंडिया से, उनका डिमांड जो है रीऑर्गेनाइजेशन का बढ़ रहा है। कहानी है 1948 की, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये डिमांड की वजह से जो है एक कमेटी बैठाया जाता है, एक कमीशन बैठाया जाता है जिसका नाम होता है धर कमीशन, और इसके चेयरमैनशिप किसके पास होता है? एस के धर। और ये कब होता है अपॉइंट? 1948 में। एस के धर जो है उस वक्त पे रिटायर्ड जज होते हैं ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। इसके 2 और मेंबर होते हैं जिनका नाम होता है जगत नारायण लाल, और तीसरा जो है पन्ना लाल। देख सकते हो यहां भी धर कमीशन, जून 1948। कमिटी किसमें? एस के धर, रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, जगत नारायण लाल, लॉयर एंड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी होते हैं, पन्ना लाल, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर। यहाँ पे जून 1948 में अभी संविधान हमारा बना नहीं है, लेकिन जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो है क्रिएशन होना चाहिए लैंग्वेज के आधार पर। जब ये रिपोर्ट सबमिट करता है धर कमीशन 1948 में ही दिसंबर के महीने में, ये बोलता है कि स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो लैंग्वेज के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो किस आधार पे? आधार जो होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, वरना फिर वही होगा कि बहुत सारी लैंग्वेज है हमारे देश में, इस केस में वही हो जाएगा जो हमने इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इकट्ठा किया था, फिर हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो कमीशन क्या कहती है? अपना रिपोर्ट दिसंबर में 1948 में सबमिट करती है, और इन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी लैंग्वेज का आधार नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में फिर से रिजेंटमेंट, फिर से प्रोटेस्ट होता है, जिसके तहत कुछ ही दिन में जो है दिसंबर 1948 में ही इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया और एक नई कमेटी का गठन होता है जिसका नाम होता है JVP। JVP मतलब कि जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड P फॉर पताभी सीतारामैया। J फॉर JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पताभी सीतारामैया। तो पहले आता है धर कमीशन 1948 में ही, उसके बाद आता है JVP कमेटी 1948 में ही, बस मंथ चेंज है, ये जून में आता है और ये दिसंबर में आता है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ये अपना रिपोर्ट कब सबमिट करती? अप्रैल 1949।
ये भी जो है फॉर्मली बोलती है कि लैंग्वेज आधार नहीं होना चाहिए रिओर्गनाइजेशन का, क्योंकि इसको भी पता चलता है कि नहीं, लैंग्वेज पे तो नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बाद ठीक है, 4-5 साल सारी चीज़ें चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपना भारत सरकार जो है अपना संविधान बनाने में लगी हुई है, सब कुछ हो गया है। अब क्या होता है कि ईयर है 1953, 1953 का। हमारे देश में पहले बार इलेक्शन भी हो चुका है, 1952 जनरल इलेक्शन, देश का पहला इलेक्शन। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। होता क्या है कि एक गांधीयन आइडियोलॉजी के एक पर्सन थे जिनका नाम था पोती श्री रामालू, और इनके 56 डे का हंगर स्ट्राइक के बाद इनका निधन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है क्या होता है कि अब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं होता है। तो कांग्रेस जो है, इतना ज़्यादा उस टाइम पे लोगों का प्रोटेस्ट बढ़ गया इनके निधन के बाद, तो कांग्रेस वाज फोर्स्ड टू क्रिएट ऑन 1 अक्टूबर 1953 पहला लैंग्वेज के आधार पर स्टेट, एंड दैट वाज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को हमने अलग किया था किससे? मद्रास से। आंध्र प्रदेश जो है मद्रास से अलग होकर पहला राज्य बनता है इन द ईयर 1953, 1953 में। ये ध्यान रखिएगा। अभी स्टेट्स का रिओर्गनाइजेशन एक्ट नहीं आया, अभी हम 1953 में हैं। अब जाहिर सी बात है, आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद अक्टूबर 1953 के बाद क्या होता है कि बहुत सारे और स्टेट्स जो होते हैं वो अपना डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं कि हमें भी अब चाहिए। इसी को देखते हुए एक नए कमीशन का गठन होता है जिसका नाम होता है फजल अली कमीशन, और ये दिसंबर 1953 में। तो देखा हमने एसके धर जून 1948, उसके बाद जेबीपी कमेटी दिसंबर 1948, फिर आपका आता है फजल अली कमीशन। इससे बीच में ही होता है क्या? क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो कभी कभी क्रोनोलॉजी जो है आपको सजाने को दे देगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। क्रोनोलॉजी तो पहले एसके धर, फिर जेबीपी, फिर क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, देन फजल अली कमीशन। और ये 3 मेंबर बॉडी ये भी थी जिसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे? फजल अली साहब, चेयरमैनशिप इनके पास थी। और कौन मेंबर्स थे? केएम पनिकर और एचएन कुंजरू। केएम पनिकर और एचएन कुंजरू। ये फजल अली कमीशन जो है दिसंबर 1953 में जिसका गठन हुआ था, ये अपना रिपोर्ट जो है 30 सितंबर को 1955 में सबमिट करते हैं। मतलब इन्होंने वक्त लिया था। और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज, बोलते हैं ठीक है लैंग्वेज के आधार पे आप रिऑर्गनाइजेशन कर दीजिए, बट एट द सेम टाइम इन्होंने सिंपल ये चीज बोला, इट रिजेक्टेड व्हाट, कि एक लैंग्वेज पे एक स्टेट का क्रिएशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक लैंग्वेज के आधार पे एक स्टेट का क्रिएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिवीजन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल, इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो फजल अली कमीशन ही एक ऐसा कमिटी है जिसने लैंग्वेज के आधार पे बोला कि हाँ स्टेट का रिऑर्गनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन बट ये ध्यान रखिए, बट एट द सेम टाइम रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब क्या था? अब इन सब के बाद जो है स्टेट्स का रिऑर्गनाइजेशन होना था, यानी कि 1956 में 1956 में स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट पास होता है, एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है 1956 में, जिसके तहत 14 स्टेट्स, जो कंप्लीट पहले हमने देखा था 29 स्टेट्स थे, तो उस 29 स्टेट से क्या निकलता है? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। और ये कब होता है? नवंबर 1 1956, 1956 में। उन 14 स्टेट का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ 6 यूनियन टेरिटरीज, उन सब का नाम याद रखना पड़ेगा। तो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट जो हुआ था 1956 में, अगर वो पूछे कि किस कमिटी के रिपोर्ट पे हुआ था, तो फजल अली कमीशन, ये ध्यान रखिएगा। तो यूनियन टेरिटरीज 6, जो अंडमान एंड निकोबार है वो तब भी था अब भी है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली है, दिल्ली तब भी था अब भी है। यहाँ पे लकादीव, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड, जिसको बाद में इसका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ जाता है, तो ये भी था। कब? किसका पार्ट? स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का। हिमाचल प्रदेश जो है पहले यूटी था, अकॉर्डिंग टू स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956, कि हम देखेंगे कि कैसे इसको स्टेटहुड मिलता है। फिर आपका मणिपुर जो कि अभी स्टेट है, पहले यूटीज था। त्रिपुरा जो कि अभी स्टेट है, पहले यूटीज था। तो 6 आपके यूटीज, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, लकादीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं। और 3 राज्य आपके कौन से? एचएमटी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। स्टेट्स कौन कौन से थे? तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश तो होगा। उसके बाद असम, तीसरा बिहार, चौथा जो है बॉम्बे। बॉम्बे का फर्दर डिवीजन होगा, वो हम देखेंगे अगले क्लास में कि महाराष्ट्र और गुजरात का क्रिएशन होता है इसमें। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश। तो इन टोटल यहाँ पे आपको सारी चीजें 7 हो गए, तो 7 और स्टेट्स हैं। मद्रास, जिसको बाद में तमिलनाडु कर दिया जाता है। मैसूर, जिसको बाद में कर्नाटका कर दिया जाता है। उड़ीसा, जिसको बाद में उड़ीसा कर दिया जाता है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये नाम आपको याद रखना है कि 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी।
तो हम जो क्रिएशन है देखेंगे कल की क्लास में कि कैसे कैसे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर 1956। ये टॉपिक यहीं तक पढ़ाना इस वजह से जरूरी था, और इस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज है जो हम हमेशा करते हैं हर क्लास में, उसको हम कल कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे करना ज्यादा सही रहेगा। ये मत सोचना कि आज एमसीक्यूज नहीं कराया आपने, तो ये वहां पे करना ज्यादा सही रहेगा ताकि आपको रिटेन रहेगा। तो आज के इस टॉपिक को हम यही करते हैं विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिसपे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।